The topic is of the bonding in coordination compounds. Bonding in coordination compounds. After isomerism, it's our next heading. Bonding in coordination compounds. Okay, write down. Bonding in coordination compounds. चलिए कंसिडर इट नाउ. देखो अगर हम बॉन्डिंग की बात करें ना, तो बॉन्डिंग से रिलेटेड हमारे पास ना 3 थ्योरीज होती है. एक को बोलते हैं वर्नर्स थ्योरी. वर्नर्स थ्योरी. एक का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. देखो ये 3 थ्योरीज पढ़नी होगी. वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ठीक है. अब इन 3 थ्योरीज को वन बाय वन हम स्टडी करेंगे. और इसमें ये वाली थ्योरी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आप जाके देखो कभी नीट में कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम यहाँ से आती है. 100% प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं. एक ऐसा क्वेश्चन जो आना ही आना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से. ओके, तो मैं तीनों थ्योरीज को आज फिनिश कर दूंगा. चैप्टर भी एंड करेंगे हम लोग. तो पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्नर्स थ्योरी. अगेन द हेडिंग नेम है. ओके, यस, इसको भी जोड़ देंगे. इट्स कॉल्ड हियर वर्नर्स थ्योरी. वर्नर्स. एक्चुअली वर्नर इज अ केमिस्ट थे जिसने ये ब्रांच प्रपोज की थी ना, एल्फर्ड वर्नर. तो उसी के भी हाथ पे थ्योरी है, इसका नाम है वर्नर्स थ्योरी. ठीक है, चलो वर्नर्स थ्योरी स्टडी करते हैं. अब इस थ्योरी में ना कुछ पोस्टुलेट्स हैं. देखो उनको समझना है वन बाय वन. चले कंसिडर नाउ. देखो कुछ पोस्टुलेट्स आएंगे, उनको वन बाय वन देखते हैं. देखो ये थ्योरी क्या बोलती है. इसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है. आपके पास ना कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मैं अपने आप लिखवाऊंगा, आप सब ध्यान दो. कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये थ्योरी ये बोलती है जो सेंट्रल मेटल होती है ना, जैसे इस टाइम ये सेंट्रल मेटल, इसकी दो तरह की वैलेंसीज है. दो तरह की वैलेंसीज. ये थ्योरी बोलती है जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी दो तरह की वैलेंसीज है. एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और एक को बोलते हैं सेकेंडरी. दो वैलेंसी होती है सेंट्रल मेटल एटम में, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. दो वैलेंसी का इसने प्रपोजल दिया. एक का नाम रखा प्राइमरी, एक का नाम रखा सेकेंडरी. जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इसका रिलेशनशिप आयंस के साथ होता है, इसको बोलते हैं आयोनाइजेबल. बट जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है, उसका कोई आयन के साथ रिलेशनशिप नहीं है. प्राइमरी वैलेंसी का रिलेशनशिप आयंस के साथ है, सेकेंडरी का कोई रिलेशनशिप आयंस के साथ नहीं है. प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर है, while secondary valency is equal to coordination number. मैं अपने आप लिखवा दूंगा. जो प्राइमरी वैलेंसी है वो तो ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल. इज इट क्लियर? ठीक है. अभी और भी पॉइंट्स हैं, पहले मैं इनको लिखवा दूं, उसके बाद उनको शुरू करते हैं. आप नोट करिए, हेडिंग इज वर्नर्स थ्योरी एंड द आर्टिकल नेम इज क्वांटिस पोस्टुलेट्स. नोट करने सब वर्नर्स थ्योरी और हम शुरू करने जा रहे हैं इसके पोस्टुलेट्स. अब देखो वन बाय वन मैं आपको लिखवा देता हूँ कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं, फिर हम लोग अभी और डिटेल भी आएगी सी थ्योरी. तो राइट द फर्स्ट पोस्टुलेट. इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, in a coordination compound, central metal shows two types of valencies. In a coordination compound, central metal shows two types of valencies. In a coordination compound, central metal shows two types of valencies. Primary valency and secondary valency. इसमें दो वैलेंसीज का प्रपोजल दिया, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. ठीक है, ये पहला पोस्टुलेट हो गया. सेकेंड पॉइंट लिखिएगा. प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल while secondary valency is non-ionizable. Primary valency is ionizable while secondary valency is non-ionizable. Primary valency is ionizable while secondary valency is non-ionizable. ठीक है, ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट है.
थर्ड पोस्टुलेट, प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, while secondary valency is equal to coordination number. Primary valency is equal to oxidation number, while secondary valency is equal to coordination number. Primary valency is equal to oxidation number, while secondary valency is equal to coordination number. While secondary valency is equal to coordination number. बोलो फाइनल हो गया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट देखो और इस थ्योरी के अंदर जब प्रपोज थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस थ्योरी की, इट्स अवर फोर्थ पोस्टुलेट। जरा सब ध्यान दीजिएगा, देखिए देखो आप सबको पता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है फिनोल, ठीक है, सब ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। इस कोऑर्डिनेशन नंबर की ना एक स्पेशलिटी होती है, इस मॉलिक्यूल की 3D क्या होगी, 3D, इसकी 3 डायमेंशनल शेप क्या बनेगी, इसका डिसीजन किससे होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर से। इसका डिसीजन किससे होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर से। देखिए सुनिए दोबारा से, इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर करी वर्नर ने, कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, वो मॉलिक्यूल की 3D डिसाइड करती है। और ये बात बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू फैक्ट है। इस बात को हम लिखवा देते हैं, लिख लो, सेकेंडरी वैलेंसी decides the spatial arrangement of molecule, decides the spatial arrangement of molecule। स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट इन स्पेस, हम इसे कहते हैं अरेंजमेंट इन स्पेस। इसका नाम रखा हमने स्पेशल अरेंजमेंट। ये स्पेशल का मतलब यहाँ पे स्पेस से है, जिसे कहते हैं ना 3D, उसका जो 3 डायमेंशन अरेंजमेंट है उसे कौन डिसाइड करता है, सेकेंडरी वैलेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट काउंट होता है। सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड्स द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। सब सेटिस्फाइड है, एग्री, ठीक है। एक बार देखो मैं आपको और शेयर करूंगा, थोड़ा अटेंशन पे करना है सब लोग प्लीज। देखो इसी थ्योरी से रिलेटेड है, देखो इस थ्योरी के अंदर ना एक बात और शेयर की गई है कि एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर यहाँ पे देखो, देखो मैं आपको उसको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। हम सबको पता है कि आयरन यहाँ पे कहाँ बैठा है, सेंट्रल मेटल एटम है, इसको 6 साइनाइड ने घिरा हुआ है। और ये सब साइनाइड यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, इसके साथ क्या बना रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सबको पता है यहाँ पे क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, ये सब बना रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कॉमन सी बात है बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। देखो अब हम क्या करते हैं, अभी अगर प्रेजेंटेशन की बात करें ना, देखो अब जैसे अब प्रेजेंटेशन में ना हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ड्रॉप करके ना, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ना हम डार्क लाइन दिखा देते हैं, डार्क लाइन। देखो ऐसे दिखा देंगे हम, ये डार्क लाइन। डार्क लाइन का मतलब है कि आपस में क्या बना हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट ही है, इट डजंट मैटर। ये हमने डार्क लाइन दिखा दी। एक और बात, ये जो पोटेशियम आयन है ये भी जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जुड़ा किससे हुआ है, आयनिक बॉन्ड। किससे जुड़ा हुआ है, आयनिक बॉन्ड। देखो हम आयनिक बॉन्ड के लिए क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान देना, इसके लिए पता हम क्या कर रहे हैं, यहां दिखा रहे हैं डॉटेड। देखो डॉटेड दिखा देंगे इसको, ये शो कर रहा है, देखो ये जुड़ा हुआ है थ्रू आयनिक बॉन्ड। आ रहा है सबको समझ, ये जुड़ा हुआ है थ्रू आयनिक बॉन्ड, दैट्स इंटरेस्टिंग है। देखो हमने पोटेशियम आयन को थ्रू आयनिक बॉन्ड। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, देखो जब कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, तो डार्क लाइन दिखानी है, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये केमिकल फोर्स है, केमिकल फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। केमिकल फोर्स के लिए आपको डार्क लाइन दिखानी पड़ेगी। और जो ये पोटेशियम आयन आके हम बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये तो अट्रैक्शन हुआ है, ये तो अट्रैक्शन है। पोटेशियम आयन तो अट्रैक्शन कर रहा है, तो अट्रैक्शन वाले केस में क्या दिखाते हैं, वो फिजिकल फोर्स होती है ना, फिजिकल फोर्स वीक होती है, तो कैसे दिखाना पड़ता है, थ्रू डॉट्स। इसको हम डॉट से दिखा देते हैं, अंडरस्टैंडिंग बन रही है, उसको हम डॉट से दिखा देते हैं। क्लियर हो गया। ये मत सोचना कि मैंने प्लस को प्लस से इंटरेक्ट करा दिया, बिकॉज ओवरऑल चार्ज यहाँ पे नेगेटिव ही है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल चार्ज नेगेटिव ही है। आप बस एक चीज महसूस करिए, जिसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया तो डार्क लाइन दिखानी है, जो कोवलेंट बॉन्ड वाला केस है उसको तो डार्क से दिखाना है, और जो हमारा आयनिक बॉन्ड है
हमारी फिजिकल फोर्स है, उसे हम कैसे दिखाएंगे? थ्रू डॉट्स। उसको हम डॉट्स से दिखा देंगे। अंडरस्टैंडिंग बन रही? बोलो फाइनल हुआ? एक और बात अभी रुक जाइएगा प्लीज। अब मैटर ऑफ चांस आपके पास एक ऐसा केस आ गया, किसी ने बोला यार इसको प्रेजेंट करके दिखाना, इसे कैसे प्रेजेंट करें? अब क्रोमियम यहाँ पे सेंटर में बैठा हुआ है, सारे वाटर यहाँ पे एज ए लाइगेंड काम कर रहे हैं, और ये वाटर इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो वी नो वेरी वेल आपको क्या दिखाना पड़ेगा? डार्क लाइंस। देखो डार्क लाइन दिखा दी। लेकिन जो ये वाला क्लोराइड है, आपको पता है ये लाइगेंड है, डार्क लाइन दिखानी पड़ेगी हमें। लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डेवलप कर रहा है। आपको पता हो ये वाला क्लोराइड ना, देखो बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों में शेयर कर रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर भी डेवलप करेगा। इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। देखो मैं दोबारा मेरी बात सुनो, ये जो क्लोराइड बैठा है ना, ये दो काम कर रहा है। ये प्राइमरी वैलेंसी के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकेंडरी के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसके लिए आपको डार्क लाइन भी दिखानी पड़ेगी और डॉटेड लाइन भी दिखानी पड़ेगी। लेकिन जो ब्रैकेट से बाहर क्लोराइड है, वो सिर्फ क्या कर रहा है? वो तो आईने की बना रहे हैं ना, उनके लिए क्या दिखाओगे आप? डॉट्स। उनके लिए सिर्फ डॉट्स बनेंगे। फर्क समझ पा रहे हैं सब लोग? उनके लिए सिर्फ डॉट्स बनेंगे, क्योंकि वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। उनका सेकेंडरी वैलेंसी से कोई लेना देना नहीं है। देखो आपको डॉट्स दिखाने पड़ेंगे। बोलो अंडरस्टैंडिंग बन गई? इट्स वेरी क्रूशियल। वर्नर थ्योरी के अंदर ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कैसे किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार दोबारा देख सकते हो। देखो सबको पता है ये सेंट्रल मेटल है, आई हैव शोन। ये लाइगेंड से, लाइगेंड सेंट्रल मेटल से क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। हम कोवलेंट बॉन्ड के लिए डार्क लाइन दिखाते हैं, डार्क लाइन, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। डार्क का मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है। और जो ये पोटेशियम आयन बैठा है, ये सिर्फ क्या कर रहा है? ये प्राइमरी वैलेंसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है। तो कैसे दिखाएंगे? डॉटेड है, उसको डॉट से दिखाना पड़ेगा। क्लियर? इसका काम था प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड करना, इसका काम था सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड करना। यहां पे भी ऐसे ही हुआ, ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा था, सिंपल डार्क लाइन। लेकिन ये जो क्लोराइड था ना, इसका डुअल करेक्टर था, ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और सेकेंडरी को भी कर रहा है। तो डार्क लाइन भी आएगी और डॉटेड लाइन भी आएगी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है। ये दोनों सिर्फ क्या कर रहे हैं? प्राइमरी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, सिर्फ डॉटेड लाइंस आएंगी। तो ये प्रेजेंटेशन भी आपको आना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। ये भी पूछा जाता है कितनी बार, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी विच वन इज सुटेबल प्रेजेंटेशन। कॉपी कर सकते हो इसको। कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ना, तो डार्क लाइन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स में नहीं आ रही, तो उसके डॉटेड लाइन, वो फिजिकल फोर्स होती है एक्चुअली। ये वर्नर का प्रपोजल था। तो वर्नर ने दो थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, दो वैलेंसीज का, दो वैलेंसीज का प्रपोजल दिया उसने, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। और फिर आपने देख लिया आयोनाइजेबल कौन है, नॉन आयोनाइजेबल कौन है, ईच एंड एवरीथिंग दिस यू हैव सीन। ठीक है बच्चों, या तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। तो वर्नर थ्योरी हमारी फिनिश्ड है। वर्नर्स थ्योरी में इतना ही पॉइंट था बेसिकली। तो ये वर्ड से आपको यूज टू होना है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ये टर्म्स आती रहती है कॉम्पिटिशन के अंदर। कहाँ पे लाइन डार्क दिखानी है, कहाँ पे डॉटेड दिखानी है, कहाँ पे डार्क एज वेल एज डॉटेड दिखानी है, इट्स अगेन इंपॉर्टेंट कंसर्न, ये पता होना चाहिए। इसे दिखाएंगे बुक के आपके पास, बुक से तो बच्चे से सीधा उनका कोई बहुत क्वेश्चन बैंक लीजिए ना, सबसे मेन चीज है, इससे बहुत दूर है ऑफिस। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फंडामेंटल आपको आए, इसको वर्नर्स थ्योरी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहां से ना एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, देखो अब इस छोटे से पॉइंट से क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, एनसीईआरटी में डिस्कस है मैटर, चांस है बहुत आसान, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस ही आएगा। चलिए करें स्टार्ट। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, ओके डन।
देखो अभी प्रॉब्लम समझना प्लीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास ना एक कंपाउंड है बेसिकली, ये उसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। अभी नोट मत कीजिएगा, ये उसका मोलिकुलर फॉर्मूला है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। हमें उसका मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है, और इसके बारे में ना एक इंफॉर्मेशन और है, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जब हमने इसमें सिल्वर नाइट्रेट को ऐड किया ना एक्सेस में, देखिए सुनिएगा, आपने इसको ऐड किया एक्सेस में, पता है ऐड करने से क्या हुआ? यहाँ पे 1 मोल एजीसीएल का बना, देखो, ठीक है, 1 मोल ऑफ एजीसीएल फॉर्म्स। ये हमारे पास सारी इंस्ट्रक्शन है, ये कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला है। कंपाउंड एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जब उसमें सिल्वर नाइट्रेट को एक्सेस में ऐड करते हैं तो 1 मोल एजीसीएल का बनता है। अब बात को सुनिएगा, वो हमारे से ये पूछ रहा है कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी। क्या पूछा है? इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। अब मुझे पहले एक बात का सिंपल सा आंसर दो, सेकेंडरी वैलेंसी निकालने का मतलब इनडायरेक्टली क्या निकालना है? कोऑर्डिनेशन नंबर। शी इज राइट, गुड, बिकॉज सेकेंडरी वैलेंसी इज कोऑर्डिनेशन नंबर, हमें डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए। अब आप एक बात का मेरे को आंसर दो, जब 1 मोल एजीसीएल का बन रहा है तो इससे क्या पता लग रहा है? क्लोरीन की बस समझ क्या करेंगे, इनमें से एक क्लोराइड कहां है? ब्रैकेट के बाहर है। देखो इनका क्या कहना है, इनमें से एक क्लोराइड ब्रैकेट के बाहर है। शी इज राइट, वही तो बना रहा होगा एजीसीएल, अंडरस्टूड है। बाकी 2 क्लोराइड तो अंदर है, वो बाहर नहीं आएंगे। बोलो। अब देखो ये है इसका रियल स्ट्रक्चर। एक बात हो रहा है, अमोनिया हमेशा अंदर ही रहती है, वो एज ए लिगेंड काम कर रही है। आपको बोले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना या सेकेंडरी वैलेंसी कितनी, बहुत सिंपल, 4 यहां से 2 यहां से, क्या रिपोर्ट कर देंगे 6। और अंडरस्टैंडिंग, आपने देखा क्वेश्चन कैसे पूछा गया, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी। तो आपको पता हो कि सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब यहां पर क्या है, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अरे बस ऐसे को हमारे से बोल सकता है इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, तो प्राइमरी वैलेंसी का मतलब आप क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। कितना आ रहा है बता सकते हो? हाँ, +3, क्योंकि अमोनिया का 0 होता है, क्लोराइड का -1 होता है, तो नेचुरल सी बात है +3। शी इज राइट, अंडरस्टैंडिंग बन गई। तो ये क्लैरिटी सबको होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्नर्स थ्योरी हमारी फिनिश्ड है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन आप ढूंढो लेकर आओ जितने मर्जी। अब शुरू करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये भी हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका भी क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, देखना नीट पे 100% प्रॉब्लम, वीबीटी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, जेई में से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके ऊपर, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए इसको शुरू करने जा रहे हैं, क्या होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए करें स्टार्ट, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसको बोलते हैं। देखो ये थ्योरी क्या कहती है, इसका इसका प्रपोजल सुनिएगा। ये आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, देखो सब बच्चे, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, सुनिएगा। ये थ्योरी बोलती है, ये जो सेंट्रल मेटल है ना, सेंट्रल मेटल, इसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। इसका काम क्या होता है, इसका जॉब क्या होता है, क्या करती है, इसका काम होता है लाइगेंड से इलेक्ट्रॉन लेना। सबको पता है लाइगेंड्स को इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लेने से पहले ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को एकदम नहीं लेती, ये जनरेट करती है अ सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स का सेट बनाती है। देखिए सुनिए ध्यान से, सिल्वर सेंटर में बैठा हुआ है, सिल्वर को पता है कि तुम्हारे से बॉन्डिंग कर रहे हैं, अमोनिया आ रहे हैं, तुम्हें इलेक्ट्रॉन देने के लिए आ रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन लेने भी, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन को लेने से पहले इसको एक सेट ऑफ ऑर्बिटल को जनरेट करना पड़ेगा। ये है देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अ सेट ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स का एक सेट बना दो, ठीक है। जैसे मान लो, हो सकता है सेंट्रल मेटल क्या करे, सेट बनाने में ना एक एस ऑर्बिटल और एक पी को मिला दे, एक एस और एक पी, तो जो सेट बन के आएगा उसे हम क्या कहेंगे, एसपी। देखो हम पे हाइब्रिडाइजेशन एसपी काउंट करेंगे, क्योंकि उसने एक एस और एक पी को मिलाया, उसने सेट बनाने में एक एस और एक पी को मिलाया। हो सकता है मेटल एक एस और 2 पी को मिला दे, तो क्या कहेंगे, sp2। ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर कि मेटल किन ऑर्बिटल्स को मिलाती है, किन ऑर्बिटल्स को मिला के वो सेट जनरेट कर रही है,
क्या पता वो एक एसओ और एक पी को मिला के सेट बनाए, क्या पता एक एसओ दो पी से बनाए, क्या पता एक एसओ तीन पी से बनाए। इससे पता है, देखो आपको ना हाइब्रिडाइजेशन मिलता रहेगा, आपको मोलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन का पता लगता रहेगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही काम करती है। एक और बात है, देखो भी हो सकता है मेटल एक डी एक एस और दो पी को मिलाए, तो व्हाट्स द हाइब्रिडाइजेशन नाउ? बोलना पड़ेगा DsP2। आपको कहना पड़ेगा DsP2, उसका नाम DsP2 कहना पड़ेगा, DsP2। हो सकता है मेटल एक एस तीन पी और एक डी को मिलाए, तो बोलना पड़ेगा sp3d। हो सकता है एक मेटल एक डी एक एस और तीन पी को मिलाए, तो क्या कहना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन? DsP3। आपको वहां DsP3 कहना पड़ेगा। हो सकता है मेटल एक एस तीन पी और दो डी को मिलाए, तो वहां पे क्या कहना पड़ेगा? sp3d2। हो सकता है मेटल दो डी एक एस और तीन पी को मिलाए, तो व्हाट्स द हाइब्रिडाइजेशन? D2sp3। आप समझ पा रहे हैं? देखो ये सब सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा, मेटल किन ऑर्बिटल्स को मिलाती है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलेगा। ओके, दोबारा एक बार देख लो, देखो जरा दोबारा से अटेंशन पे करना, लिखवा मैं दूंगा अपने यहां। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से पहले एक सेट ऑफ ऑर्बिटल को जनरेट कर दिया, सेट ऑफ ऑर्बिटल। मे बी उस सेट को बनाने में एक एस और एक पी का पार्टिसिपेशन हो, एक एस और एक पी का, मे बी एक एस और दो पी का पार्टिसिपेशन हो, मे बी एक एस और तीन पी का पार्टिसिपेशन हो। जिसका पार्टिसिपेशन होगा उससे ऑटोमेटिकली क्या पता लगता रहेगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हो सकता है एक डी एक एस और दो पी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है एक एस तीन पी एक डी का इन्वॉल्वमेंट हो। ये अलग अलग केसेस हैं, ये सब डिपेंड करते हैं सरकमस्टांसेस के ऊपर। इससे ये फायदा हुआ कि आप ना कोरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? आप उसका हाइब्रिडाइजेशन पता लगा लोगे। और एक फायदा और भी होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, आप उससे कोरस्पॉन्डिंग शेप्स की प्रिडिक्शन कर सकते हो। जैसे कहीं पे sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो शेप कैसी होगी? लीनियर। sp2 में क्या होगी? ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। sp3 में क्या होगी? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। आ रहा है समझ? DsP2 में क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। sp3d में क्या होगी? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। DsP3 के अंदर भी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। आ रहा है सबको समझ? अभी प्रॉपर सबको बना के दिखा भी देंगे। और जहां पे हाइब्रिडाइजेशन ये आता है ना sp3d2 या d2sp3, यहाँ पे शेप आती है ऑक्टाहेड्रल। इज इट क्लियर? वहां बोलेंगे शेप इज ऑक्टाहेड्रल। अभी इसमें एक और दो बातें इंपॉर्टेंट है, उसको भी लिखवा देंगे। पहले आप कुछ चीजें नोट करो प्लीज, राइट डाउन। दिस थ्योरी सेज, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहे हैं। दिस थ्योरी सेज बिफोर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, this theory says before accepting electrons, central metal atom, before accepting electrons, electrons को लेने से पहले, accept करने से पहले, central metal atom generates, central metal atom generates a set of orbitals, central metal atom generates a set of orbitals. This theory says, formula लेना, before accepting electrons, central metal atom generates a set of orbitals, generates a set of orbitals. This set decides hybridization. This set decides the hybridization. This set decides the hybridization. बोलो फाइनल हुआ? अब आप ना देखो ये टेबल बना सकते हो एज यू लाइक। S plus P, SP, the shape is linear. S plus 2P, SP2, triangular planar. S plus 3P, SP3, tetrahedral. ये शेप बनाते रहिए आप, कोरिस्पॉन्डिंग ना, ये सेट बनाते रहो, शेप लिखते रहो उनके आगे। ठीक है?
ये शेप्स मेंशन करते रहिए कि इस हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी शेप आनी है। sp की शेप लीनियर, sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल। नोट करो सिस्टमैटिकल। पूरा सिस्टमैटिकल कॉपी कर लें, बताते नहीं मैं और चीजें इंपॉर्टेंट। चलिए फाइनल हुआ। एक सेंटर मैटर एटम का जॉब क्या होता है? टू जनरेट अ सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। एक सेट जनरेट करना। सेट में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ये मैटर करता है। नोट कर लिया आप लोगों ने? ये क्लियर दिख रहा है? जो भी थोड़ा बहुत बातें वो कुछ शेयर करते हैं इसी के बारे में ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। एडवांस तक में इसका क्वेश्चन आता है। पूरे पूरे पैसेज मिल जाते हैं और इवन मैचिंग वगैरह आती रहती है प्रॉब्लम यहाँ से। चले अगले स्टेप पे आए। देखो अभी एक बात बड़ी क्रूशियल है, अटेंशन पे करना। देखो अभी एक प्लेस पे क्या हुआ था, एक एस, 3p और एक डी, इनको मिलाया गया था। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था? sp3d। हो सकता है मेटल एक डी, एक एस और 3p को मिला ले, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? dsp3। अब सुनिए, देखिए इन दोनों में क्या फर्क है। एक sp3d है और एक dsp3 है। इधर में डिफरेंस समझिएगा। देखिए देखो दोनों में शेप तो एक ही रहेगी, शेप में कोई फर्क नहीं है। ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, लेकिन एक डिफरेंस आएगा। इसे कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है इसका? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये आउटर वर्ड यहाँ पे क्यों बताया, बताते हैं। और जो ये है ना, इसका नाम है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, कितनी बार ये भी पूछते हैं, बताओ कॉम्प्लेक्स की नेचर कैसी है, आउटर ऑर्बिटल या इनर ऑर्बिटल। तो हमें देखना होता है कि डी कहां से पार्टिसिपेट कर रहा है। अब देखिए आपको एक चीज और महसूस करवाते हैं, अभी नोट मत कीजिएगा। देखिए जहां पे dsp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये जो s ऑर्बिटल है, अगर ये nth शेल वाला है, nth शेल वाला, pb nth वाला है, तो जो d है ना वो n-1 वाला है। मैं समझ पा रहे हो? अगर यहाँ पे n की वैल्यू 4 है तो ये कौन हुआ? 3। ये अंदर वाला है, अंदर वाले शेल वाला। इसे नाम रखा हमने इनर ऑर्बिटल। और जो ये वाला केस है, इसमें डी इसके रिस्पेक्ट में बाहर वाला है। इसका मतलब अगर ns है, np है, तो डी कौन सा है? nd, करेक्ट। इसके रिस्पेक्ट में ध्यान रखना, जो डी है ना वो इसके रिस्पेक्ट में है, वैसे नहीं। को सोचिए n+1d, n+1d नहीं, nd। समझ पा रहे हैं सब लोग? सीधी सी बात, ये डी इसी शेल का रहेगा और जो ये डी होगा ये अंदर वाले शेल को। आई बात सबको समझ? ऐसे ही अगर हम बात करें dsp2, dsp2 के अंदर भी यही होता है। ये डी अंदर से पार्टिसिपेट कर रहा होता है, तो नाम क्या रखते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आ रही बात सबको समझ? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अभी नोट मत कीजिएगा, इसका नाम भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या नाम होता है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है, जरा समझिए सब लोग।
अगर मैटर ऑफ चांस, देखते हैं कौन बताएगा आप में से, कहीं पे ये वाला हाइब्रिडाइजेशन आ गया, देखो पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सोच के बताना, बताओ ये आउटर ऑर्बिटल है या इनर ऑर्बिटल है। कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया, वो आउटर ऑर्बिटल है इनर ऑर्बिटल है, पक्का आउटर, लॉक कर दें बिल्कुल, देख लो, तो कुछ भी नहीं है। रीजन पता क्या है, क्योंकि यहाँ पे डी का पार्टिसिपेशन हुआ ही नहीं है। जब तक डी का पार्टिसिपेशन नहीं होगा ना, आउटर इनर नहीं बोले, क्योंकि वो तो डी के बेसिस पे तो है कि डी कौन सा है। तो कह सकते हैं अगर आएगा तो डी आंसर, नहीं, बात ये नहीं है, जब डी इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, क्वेश्चन तो ये हो रहा है ना, जब इस पे डी पार्टिसिपेट ही नहीं करा तो आप कैसे कह देंगे आउटर इनर। समझने की कोशिश करिए, जब तक डी इन्वॉल्व नहीं है तब तक आउटर इनर नहीं कहना, ये जानबूझ के पूछा गया कंफ्यूज करने के लिए। गॉट इट या कॉपी करना कर सकते हैं मर्जी। चलो स्टार्ट हो गया, कर दो, कर समझ गए। इसको लेना हो applications of balance bond. Now heading is applications of बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखो मैं इस थ्योरी को ना अप्लाई करके दिखाता हूँ कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई कैसे करते हैं। इट्स मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। द टॉपिक इज कॉल्ड एप्लीकेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको कैसे यूज करना होता है थ्योरी को ना, अब आपको ये सिखाना, एप्लीकेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए जरा फोकस कीजिएगा, देखिए कैसे इसको अप्लाई करेंगे हम लोग। चलिए ओके, देखो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि मॉड्यूल लेते हैं लाइक दिस वन। देखो मैं इसके ऊपर ना एक थ्योरी अप्लाई करूंगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाऊंगा आपको, ऐसा पोटेंशियल पे करना। देखो एफ यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम, हम पहले ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में ये मैथ्स लगाना होगा, इसको सॉल्व करने से कितना आता है +3, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। ठीक है, आर का अटॉमिक नंबर कितना होता है 26, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। देखो ये सब कॉन्फ़िगरेशन, 3+ स्टेट का मतलब है सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, 2 यहाँ से लूज किए 1 यहाँ से लूज किए। देखो ये सब कॉन्फ़िगरेशन आ गया, बोलो आ गया समझ, ये Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। 3d5 इसको बोलते हैं, अननोन है, ये 3d5 है, और एस यहाँ पे क्या है खाली है। देखो एस ऑर्बिटल यहाँ पे खाली है, तो कंफ्यूजन आ जाता, नॉर्मल सी बात है। अब रेस्ट सुनिए, अब इस Fe से बॉन्डिंग करने के लिए 6 लिगेंड आ रहे हैं, तो इसको 6 ऑर्बिटल का सेट बनाना पड़ेगा, 6 ऑर्बिटल का सेट। अब देखिए 6 ऑर्बिटल का सेट कैसे बनेगा, मेटल के पास एक तो एस खाली है, मेटल एस के बाद क्या करेगी, 3 तो बुलाएगी पी को, और 3 पी के बाद क्या करेगी, 2 बुलाएगी डी को। देखो ध्यान दीजिएगा, मेटल इन सबको मिला के एक नया सेट बना देगी, एक ऑर्बिटल्स का नया सेट बना देगी, और जो ऑर्बिटल का नया सेट बनाएगी ना, देखो वो 6 ऑर्बिटल का सेट होगा, पता है उसमें हर एक का नाम क्या हुआ, sp3d2। अब किसी का नाम एस या पी या डी नहीं है, क्योंकि सबको मिला दिया ना, सबको मिक्स कर दिया, तो सबका नाम क्या रखा, sp3d2, sp3d2 चलता रहेगा ऐसे। सबको आ रहा है समझ, यहां तक बात क्लियर हुई। मैंने कहा था ना कि मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लेने से पहले ऑर्बिटल को मिक्स कर देती है, उनको मिला के एक नया सेट बनाती है। देखो नया सेट बना दिया उससे, जो पहले अलग अलग थे, कोई एस था, कोई पी था, कोई डी था, अब कोई एस या पी या डी नहीं है, सबका नाम हो गया sp3d2। आई बात सबको समझ। अब क्या होता है देखो, 6 लिगेंड है ना, तो 6 पेयर आते हैं, एक पेयर यहाँ आता है, दूसरा यहाँ आता है, तीसरा यहाँ आता है, चौथा यहाँ आता है, पांचवा यहाँ आता है, ऐसे 6 पेयर आ गए। अब इससे हमें ये पता लग गया
कि इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल। हम शेप कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। एक बात और है, इसके पास ना इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, पैरा मैग्नेटिक है, इसको पैरामैग्नेटिक कहेंगे। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और है, ध्यान दीजिएगा, इसने डी बाहर से यूज किया। देखो डी बाहर से आया, इसका मतलब ये कौन है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसे कहना पड़ेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आपसे कंपटीशन में ना ये चार ही बातें पूछी जाएंगी, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, शेप बताइए, मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, ये बताइए कैसा कॉम्प्लेक्स है, तो आपके सामने रिजल्ट आ गया। ये गारंटी से कौन है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टैंडिंग बन गई, बोलो फाइनल हुआ, नोट कर सकते हैं। मतलब कौन चाहा था इसको? बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए क्लियर सोफा, ठीक है। इस तरह से प्रॉब्लम को करिएगा, आपको चारों चीजों का आंसर मिल गया। ये कैसा, क्या तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है, शेप कौन सी है, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, और ये किस तरह कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल। साफ पता लग रहा है ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है फाइनल, कोई इस पर डाउट ना हो बिल्कुल भी। ओके, चलिए फाइनल, ठीक है, नोट कर लीजिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑक्टाहेड्रल, पैरामैग्नेटिक एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसने डी बाहर से यूज किया, नेचुरली इसका नाम है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, कोई इसमें डाउट ना हो, फिर इसको रब कर दें। किस तरह से प्रॉब्लम को करना है वो क्लैरिटी हो बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। चलिए इसको जल्दी से, ये चार बातें देखो सबसे क्रूशियल है। ये जो फोर रिजल्ट्स है ना, कॉम्पिटिशन इसी बात का हुआ। चलिए इसको रब कर देते हैं, ठीक है, इट्स ओके। होपफुली सबने नोट कर लिया। अब देखिए हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स और है, NiCl4 2 नेगेटिव, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट। अब देखो इसके ऊपर ये थ्योरी अप्लाई करेंगे अभी। NiCl4 2 नेगेटिव। चलिए पहले इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, बताइए कितना आ रहा है, +2। गुड, देखो इसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर आता है, कॉमन सी बात है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 28 है। हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, क्या आएगा लास्ट में, 3d8। सब बच्चे एग्री, इसे दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। कहां से लूज किया, आउटर मोस्ट शेल से किया। देखो ये आउटर मोस्ट शेल है, यहां से किया। ऐसा करने से ये 4s खाली हो गया, 3d के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे रहेंगे। बोलो यहां तक किसी को डाउट, D8 से क्या करें, देखो ये होता है D8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो यहाँ पे किसी को डाउट, एस वाला खाली पड़ा हुआ है, एस ऑर्बिटल खाली। ठीक है, अगला सुनिएगा सुनिएगा। अब क्या होता है, इससे बॉन्डिंग करने ना चार लाइगेंड आ रहे हैं, इसको चार ऑर्बिटल का सेट चाहिए। तो मेटल क्या करेगी, एक एस और एस के बाद तीन पी, इनको बुलाएगी और इनको बुला के एक नया सेट बनाएगी, जिसमें चार ऑर्बिटल का नाम क्या रखेगी, sp3 sp3
sp3 के नाम रखने पड़ेंगे sp3। ये सारे sp3 काउंट होंगे। और ये बस समझ, अब कोई एस और कोई पी नहीं है। और फिर चार पेयर आके वन बाय वन यहाँ सेट हो जाएंगे। और ऐसा करने से इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। ठीक है, सुनते रहिएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। क्लियर हो गया? शेप क्या होगी इसकी? टेट्राहेड्रल। इसकी शेप होगी टेट्राहेड्रल। किसी ने आपसे बोला इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? देखो ये इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड के लिए क्या बोलेंगे? पैरा मैग्नेटिक। क्या कहेंगे इसको? पैरा मैग्नेटिक। सही बात समझ? पैरा मैग्नेटिक। अच्छा बताओ ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल? हाँ, कोई भी नहीं है, क्योंकि इसमें डी इन्वॉल्व नहीं है। नोट कर लो, नोट कर लीजिए। अब इसको टर्निंग करते हैं। बहुत बड़ी। से बातें नहीं कान लीजिए, थोड़ी। ठीक है, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। फाइनल आइटम इस तरह की प्रॉब्लम से आती है कॉम्पिटिशन में ना, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, शेप निकालना। 12th क्लास में आपने की भी होंगी। अभी अभी ये ना, ये बीबीटी को पता लगता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं उसमें। मैं तो नोट कर लिया सब लोग। अब देखिए, सुनिए, देखिए जो इसको टर्निंग बनाते थोड़ा सा ना, जरा ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए आपके पास ना एक कॉम्प्लेक्स आ गया। देखो स्टूडेंट्स, इस बार एक कॉम्प्लेक्स आ गया आपके पास, लाइक दिस वन। जरा अटेंशन पे करिएगा। अब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स आ गया, तो किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा इसी के बारे में। ये सारे क्वेश्चन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी शेप क्या है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है। देखो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो बहुत आसान है। ये आएगा +3। कोई भी निकाल सकता है। +3 में इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना, तीन, पहले तो सिंपल आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर तीन इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो ये लास्ट में आएगा 3d5 4s0। लेकिन पहले आयरन का लिखिएगा, फिर तीन इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। एकदम तीन माइनस मत कर देना, समझ गए? ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा पक्का। ये होता है 3d5। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और एस वाला खाली पड़ा हो। क्लियर? फिर वही क्वेश्चन कि मेटल क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को लेने से पहले क्या करेगी? सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएगी। एक सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाएगी। लेकिन अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखो, जरा ध्यान देना। इस पर जो लाइगेंड है ना, ये लाइगेंड ना स्पेशल लाइगेंड है। इसका नाम होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अब तक आपने लाइगेंड वर्ड सुना है? लाइगेंड की भी कैटेगरीज होती है। एक होता है वीक फील्ड लाइगेंड, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों बोलते हैं, ये अभी अगली थ्योरी बताएंगे आप। इस थ्योरी में नहीं आता ये। इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड ये होते हैं, कार्बन डोनर वाले और नाइट्रोजन डोनर वाले। देखो ये सारे के सारे केमिस्ट्री में कौन है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। इनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड बोला जाता है। आपको भी ध्यान रखने पड़ेंगे, इनकी रीजनिंग मिल जाएगी आपको। इनकी रीजनिंग मिल जाएगी, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड क्यों है।
स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में एक तो कार्बन डोनर साइड वाले आएंगे, नाइट्रोजन डोनर साइड वाले आएंगे। देखो इन दोनों के पास कार्बन डोनर साइड है सर और जबकि इन सबके पास नाइट्रोजन डोनर साइड। अमोनिया में तो नाइट्रोजन होता ही है, ईएन के अंदर भी नाइट्रोजन होता है, एडीटीए के अंदर भी नाइट्रोजन देता है और यहां भी नाइट्रोजन देता है। ये सब कौन है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। देखो इनके अंदर ना एक स्टेप फालतू होगा, अगर सब अटेंटिव हो जाओगे। जैसे लाइगेंड स्ट्रॉन्ग आया ना, ये मेटल पता क्या करेगी? इन इलेक्ट्रॉन्स की ना पेयरिंग कर देगी। इसको बैक पेयरिंग कहते हैं, बैक पेयरिंग। समझ रहे हो आप? जैसे मान लीजिए हमारी क्लास में कोई कोई पर्सन आता है, बहुत स्ट्रांग है, किसी भी तरह से स्ट्रांग है, मान लेते हैं उसको बहुत नॉलेज है, तो जैसे ही वो आएगा हम क्या करेंगे? हम उसके रिगार्ड में बोलेंगे सर आप बैठ जाओ। कहेंगे नहीं कहेंगे? ये वो सिचुएशन बन रही है। इलेक्ट्रॉन से क्या करा, हमने जगह खाली करनी शुरू कर दी। इसको बैक पेयरिंग कहते हैं। इसका रीजन आपको देंगे, वरिड डाउन। इसका रीजन वीबीडी के पास नहीं है, एक्चुअली अगली थ्योरी बताती है इसका रीजन। सीएफटी जिसे कहते हैं, इसको बैक पेयरिंग कहते हैं, बैक पेयरिंग। बोलो आया समझ नहीं आया? इलेक्ट्रॉन से अपनी डर के इलेक्ट्रॉन समझो बैक पेयरिंग करने लगे। अब ऐसा करने से क्या हुआ? अब यही वाला सक्शन देखो इस तरह से बन गया। ये पेयर, ये पेयर, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया, एस खाली है। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद आगे वाली थ्योरी शुरू हो गई जो अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। मेटल को क्या करना पड़ेगा? 6 लाइगेंड आ रहे हैं, 6 ऑर्बिटल का सेट बनाना पड़ेगा। तो मेटल ने क्या करा? 2D, एक एस और 3p को मिला दिया, इन सबको मिक्स कर दिया, इन सबको मिक्स कर दिया और मिक्स करके एक नया सेट बनाया ऑर्बिटल्स का। एक नया सेट बनाया 6 ऑर्बिटल्स का। सबका नाम क्या रखा? D2sp3। अब किसी का नाम डी या एस या पी नहीं है, मैं को बार बार समझा रहा हूं। अभी मिक्स हो गए, D2sp3, D2sp3। बोलो हम ठीक है, जैसे इंडिया में रह रहे हैं, सब डिवाइडेड है, लेकिन हम इंडिया से बाहर गए तो हम सब कौन है? इंडियंस। फिर वहां पे एक ही वर्ड है, वो नहीं पूछेंगे कौन है पर्टिकुलर, इंडियंस। एग्जैक्टली यहाँ पे सब कौन हो गए? D2sp3 मिक्स हो गए ना। अब D2sp3 के पास सबको पता है कि एक पेयर आके बैठेगा, तो हम क्या कहेंगे? सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? D2s। अब हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 बोलना पड़ेगा, सबका वर्ड तो नहीं, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कहीं आया समझ? ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया, तो एक्चुअल सी बात कौन है? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बोलना पड़ता है, पैरामैग्नेटिक। सबको आया समझ? और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, डी अंदर से फिल हुआ तो कौन है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और एक और बात है, इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन में शेप कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल। बोलो अंडरस्टैंडिंग बनी? ये 4 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। वो यही पूछेंगे आपसे, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, कैसा कॉम्प्लेक्स है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, आपको इनके अंदर बैक पेयरिंग करनी है। करिए कॉपी। वीबीटी से करो, वीबीटी से करो तो हम तब पेयरिंग तो नहीं करेंगे। नहीं तब भी करेंगे। ये देखिए वीबीडी ने क्या किया, सुनिए आप लोग कॉपी करिए। वीबीडी ने क्या करा, इनके ऊपर क्या अप्लाई करा? मैग्नेटिक मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए और वीबीडी ने ये पता लगा लिया इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। वो अनपेयर्ड के बेसिस पे वीबीडी ने बोला कि बैक पेयरिंग करनी है नहीं करनी। वीबीडी को रीजन नहीं मालूम था। वीबीडी ने इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्राइटेरिया टू डिसाइड द नेचर। उसने मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट लगाए, जैसे इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के देखो, वो एक इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग आएगा। तो इससे वीबीडी को पता लगा मुझे बैक पेयरिंग करनी है, लेकिन वीबीडी को रीजन नहीं मालूम था। उसका रीजन फिर सीएफटी ने बताया। ये पॉइंट है। फिर सीएफटी के ड्रू बाय तो फिर एलएफटी आ गई, फिर एमओटी आ गई। ऐसे चलता रहता है केमिस्ट्री में डेवलपमेंट। क्लियर हुआ? लेकिन वीबीडी को ये नहीं पता स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड क्यों। वीबीडी ये नहीं रीजन दी, वीबीडी कह रही है इसे बैक पेयरिंग कर दो बस। हाँ ये तो है, ये तो चलेगा। लेकिन ये बात पक्का है कि वीबीडी को स्ट्रॉन्ग और वीक में डिस्टिंक्शन करना नहीं आता, उसको पता नहीं है क्या रीजन। बोलो सब एग्री हो गए? वॉइस क्लियर हुआ आपको? लेकिन भाई टाइम देना प्लीज। देखो सिलेक्शन अगर चाहिए ना, क्या देखो पढ़ना होता है, कोई मजाक नहीं। मतलब डॉक्टर बनने जा रहे हैं आप लोग, सच में डेडिकेशन चाहिए आपकी साइड से, अपना 100% हो। और आप अच्छा करेंगे तो हम और कोशिश करेंगे और टाइम दें आपको, ज्यादा से ज्यादा करें। पैरामैग्नेटिक
inner orbital complex, back pairing, okay, and octahedral shape. That what is octahedral? और इन केस में आपको बैक पेयरिंग करनी है, क्योंकि ये लाइगेंड कौन है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। अभी बहुत डेप्थ आएगी, देखना फील हो जाएगी आपको सारी बातें। सब बच्चे एग्री हो गए? आपने इसे क्लास 12 में बोर्ड्स के लिए किए हुए होगा शायद। यस सर। वही है ये, कोई अब इसको रब करूं, ठीक है। अब देखो एक केस मुझे आप करके दिखाओ, इसके बाद देखना इस टॉपिक को भी टर्निंग बना देते हैं, क्या क्या इसमें स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, जरा इसके बारे में बताइए मेरे को। अब इसको अप्लाई करिए। निखिल का टॉपिक नंबर 28 है। आप मुझे यही बताइए, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसकी शेप, जैसे मैंने इंफॉर्मेशन निकाली आप भी निकाल। चलिए हो गया। सब पहले नो डाउट इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, देन यू हैव टू गो फर्दर। वेल डन। चलिए क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? पहले ऑक्सीडेशन बताइए बच्चे। +2। वेल डन। +2 के बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखा, क्या आया लास्ट में? DD8। गुड गुड गुड। 4s0। बोलो यहां तक आपने सबने किया? चलो वेल डन। D8 सबको पता है ऐसे होता है, ये D8 की सिचुएशन है, इसको D8 कहते हैं वेल नोन है। अच्छा लाइगेंड कैसे लगा हुआ है? स्ट्रॉन्ग। तो क्या किया आपने? बैक पेयरिंग। ये बैक पेयरिंग की ये आपने ऐसे, पक्का बैक पेयरिंग करनी थी ना, लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद फिर मेटल ने क्या किया? मेटल ने, देखो ये तो पेयर बने ही थे सारे के सारे, एक डी एक एस और दो पी को कांटेक्ट किया, एक डी एक एस और दो पी को कांटेक्ट किया, और क्या किया? इनको मिला के क्या बना दिया? हाइब्रिडाइजेशन, DsP2। इन सबको मिला दिया, इनको मिला के 4 नए ऑर्बिटल बनाए, ओके। और नाम क्या रखा सबका? DsP2। सबको DsP2 बोला, पक्की बात। फिर एक एक पेयर को एडजस्ट कर दिया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? DsP2। वेरी गुड। देखो DsP2 शेप कैसी आई? स्क्वायर प्लेनर और डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। वेल डन वेल डन। और इनर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। गुड। अब क्लियर हो गया ना आपको? ठीक है ना? अंडरस्टैंडिंग बन गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, शेप स्क्वायर प्लेनर, डायमैग्नेटिक, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि साइनाइड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो आपको एक अल्टीमेट केस सिखाते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ग्रेट ग्रेट केस। इसको रब करूं? देखो इस बार हमारे पास ना एक कॉम्प्लेक्स आ गया, और वो कॉम्प्लेक्स है, देखो ये एग्जाम में पक्का आएगा आपके, ये 100% प्रॉब्लम मिलेगी आपको, सब टेस्ट सीरीज में मिलती है, ओके। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
नोट करें, इसको ट्राई करेंगे सब। चलो बताइए बताइए। तो करने का फायदा देखिए सुनिएगा प्लीज, ध्यान से देखिए। देखिए अब हमने क्या किया, क्रोमियम का पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, कितना आया, कॉन्फ़िगरेशन लिखा है इसका, कॉन्फ़िगरेशन क्या आया 3d3 4s0। देखिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, सुनिए, एक मिनट रुक जाइए। 3d3 सबको पता है इस तरह से होता है, 1 2 3, एस खाली पड़ा हुआ है, सबको पता ही है। अब यहाँ देखो सब बच्चे, बताओ लाइगेंड कैसा लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। क्या होगा, बैक पेयरिंग। इस बार आप बैक पेयरिंग कर देंगे, है ना, बैक पेयरिंग कर देंगे, क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा। देखिए अब सुनिए सुनिए, देखिए सुनिए, एक मिनट रुक जाइए। आपने यहाँ बैक पेयरिंग करा दी, आपको ये सिखाया गया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, बैक पेयरिंग करते हैं। सुनिए, आप जैसे ही बैक पेयरिंग करेंगे ना, क्या होगा इस बार, ये तो पेयर बन चुका, ये खाली, देखो 3d बचे, 3d, मेटल क्या करेगी, एक एस को बुलाएगी और 2 बुलाएगी पी को। पता हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, p3sp2, जबकि ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं। d3sp2 कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है केमिस्ट्री के अंदर। देखो समझने की कोशिश करिए, d3sp2 को हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है। सुन लो दोबारा से, एक मिनट दोबारा देखो, ये केस पक्का एग्जाम में आ रहा है। यहाँ पे अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है और आपको ये सिखाया गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, बैक पेयरिंग कर दो, आपने भी कर दी, आपने बात को माना, वेल डन। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो तो कभी होता ही नहीं, रॉन्ग होने का इंडिकेशन, गलत हो रहा है ये। अब सुन लीजिए, मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, बैक पेयरिंग करनी है, लेकिन हमेशा करनी है ऐसा नहीं कहा था, ये जरूरी नहीं है। सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, बैक पेयरिंग करेंगे, इस बात की 100% गारंटी नहीं है, 100% गारंटी नहीं है। हाँ जी, थोड़ा टाइम लग गया, चल जाएगा, समय के साथ समय एक सवाल हम बस देखिए, सुनिए सुनिए, जरा ध्यान दीजिए, सुनिए सुनिए, जरूरी नहीं है आप बैक पेयरिंग करें, बस ध्यान दो, देखो उसके पीछे रीजन क्या है, देखिए देखिए, अब एक बात सिखा दूं मैं, D1 D2 और D3 यहां तक बैक पेयरिंग नहीं करते, ना D1 ना D2 ना D3। इसका रीजन मिल जाएगा, बट CFT में आएगा, बात को समझ लो। देखो एक बात यहां पे तो गर्ल्स आप भी ध्यान दो, एक बात और इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा मेटल आयन है, सुनो, क्रोमियम 3+ की बात कर रहा हूं, ये एक ऐसा मेटल आयन है जो हमेशा क्या बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। क्या बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लाइगेंड। कैसा भी लाइगेंड लगाओ, वीक फील्ड लाइगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, इट ऑलवेज फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लाइगेंड। इसका मतलब ये होता है लाइगेंड कैसा भी लगाओ, इसको तो हमेशा 2sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाना है और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा इसके अंदर हमेशा। देखो दोबारा सुन लो प्लीज, रहा दोबारा पूरी स्टोरी सुनो। आज आपको क्या सिखाया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, बैक पेयरिंग करते हैं, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना इस बात का। मैंने भी कहा था क्लासरूम में कोई पर्सन एंटर किया और हम उसके रिस्पेक्ट में खड़े हुए, बैठ जाओ आप, नॉट नेसेसरली। कोई जूनियर आ गया आपका, सी खड़े तो खड़े, जरूरी नहीं उसके रिस्पेक्ट में हम अपने आप को वो करेंगे। सेम थ्योरी इज हियर, यहां पर बैक पेयरिंग नहीं होती। देखो एक बात और है, जब शेप होती ना ऑक्टाहेड्रल, D1
D2 और D3 में बैक पेयरिंग नहीं होती है। बैक पेयरिंग की शुरुआत D4 से होती है। इसका रीजन आपको CFT देगी, VPT नहीं दे सकती। इज इट क्लियर? देखो ये एग्जाम में पक्का आना, जो बच्चा आंख मीच के बैक पेयरिंग कर देगा मारा जाएगा। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन, ये बैक पेयरिंग गलत हुई है, नहीं करनी थी, ये ऐसे ही रहता। अब मैं आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाता हूं। इसका हाइब्रिडाइजेशन यहां से क्या आता, D2sp3। अब तो आप समझ गए। एक बार इसको हाईलाइट करो फटाफट और इसके बारे में एक लाइन लिखिएगा, इट्स वेरी वेरी क्रूशियल। इसका हाइब्रिडाइजेशन है, शेप इसकी ऑक्टाहेड्रल है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और पैरामैग्नेटिक है। ये 3-4 बातें लिख लीजिए इसके बारे में। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और पैरामैग्नेटिक है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, कंपटीशन फेवरेट, हर टेस्ट सीरीज में आता है। इस केस में बैक पेयरिंग मत करना, इसमें बैक पेयरिंग करिए फंस जाएगा बुरी तरीके से। क्लियर हुआ? चलेगा? और एक बात लिख लीजिएगा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, इसको लिख लीजिएगा, क्रोमियम आयन कहते हैं इसको। क्रोमियम 3 पॉजिटिव ऑलवेज फॉर्म, इसको ना हाईलाइट करो फटाफट। ये आंसर लिखने के बाद एक लाइन लिखो, लाइन बड़ी क्रूशियल बोल रहा हूं। क्रोमियम 3 पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। ऑलवेज फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ऑलवेज फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगैंड। Always form inner orbital complexes irrespective of nature of ligand. Always form inner orbital complexes irrespective of nature of ligand. Chromium 3 positive always form inner orbital complexes irrespective of nature of ligand. Means ligand जैसा मर्जी हो, इसको हमेशा क्या बनाने हैं, inner orbital complex। आंख मीच के बोल देना हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आएगा, आंख मीच के, पक्का यही इसका आंसर है हर बार, चाहे लाइगेंड यहां कैसा भी लगा लो। अगली बात सबको समझ क्लियर हुआ? एक ऐसी ग्रेट केस और है, अल्टीमेट केस है, द केस ऑफ निकल, NiNS3 होल 6 2 पॉजिटिव। निकल की बात करते हैं इस वक्त, निकल मेटल। देखो इसके बारे में मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन फिर से वो स्टोरी। देखो पहले आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, +2 आएगा, +2 में कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 3D8 लास्ट में आएगा, S वाला ऑटोमेटिकली खाली। सुनना एक मिनट प्लीज। बताओ अमोनिया कैसा लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और आपको क्या कहा गया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में बैक पेयरिंग कर दो। सुनिए, आपने भी यहां से बैक पेयरिंग कर दी। जब आप बैक पेयरिंग करेंगे पता प्रॉब्लम क्या आएगी, एक D खाली हो गया, D के बाद S, फिर P और फिर D। मेटल को 6 ऑर्बिटल्स के लिए DsP3D ये सेट बनाना पड़ेगा। और क्या कभी आपने ऐसा हाइब्रिडाइजेशन कहीं सुना? कभी भी नहीं होता DsP3D। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। यहां भी मिस्टेक कर दी हमने, मिक्सिंग वो कर दी, बैक पेयरिंग। देखिए सुनिए सुनिए, यहां भी बैक पेयरिंग नहीं करनी। देखो जब भी आप बैक पेयरिंग करेंगे ना, चेक कर लेगा कैसा हाइब्रिडाइजेशन आ रहा, कोई नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं आ रहा, ये रॉन्ग होने का इंडिकेशन है। आपको एक बात बताऊं, देखो यहां पे गड़बड़ क्या होगी, ये D8 आ रहा था, बैक पेयरिंग D4 से लेके D7 तक होती है। द फैक्ट इज दैट अगर शेप कैसी हो, D4 से लेके D7 तक, D8 D9 D10 कोई बैक पेयरिंग नहीं है, ये D8 है। आपको इसके बारे में एक बात बताऊं, ये एक ऐसा मेटल आयन है जो हमेशा क्या बनाता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगैंड, बट कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी 6। ये 6 होना जरूरी है दोनों केस में, कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी 6। इट ऑलवेज फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगैंड, बट कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी 6। बोलो अंडरस्टैंडिंग मीनिंग? अल्टीमेट दोनों केस हैं, कंपटीशन फेवरेट, इसको भी प्लीज हाईलाइट करो। इसमें बैक पेयरिंग नहीं कर रही है। देखिए अगर 4 होगा तो दोनों प्रोबेबिलिटी कर भी सकता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन अलाउड है। हाँ दोनों पॉसिबिलिटी है ना।
4 में दोनों पॉसिबिलिटी है, 6 में एक ही पॉसिबिलिटी है। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आना ही आना है। आ रहा है सबको समझ? ठीक है, अब एक बार लिख लीजिएगा, एक लाइन बोलू बड़ी इंपॉर्टेंट है। Ni2 positive, Ni2 positive always form, Ni2 positives always form outer orbital complexes irrespective of nature of ligand, always form outer orbital complexes irrespective of nature of ligand, always form outer orbital complexes irrespective of nature of ligand। और ब्रैकेट में मेंशन कर लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात हो रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब इसके कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d2। आया समझ आपको? और बैक पेयरिंग कहां से कहां तक होती है, D4 से D7। शेप इज ऑक्टाहेड्रल, मेंशन कर लीजिएगा इसको। देखिए आज इसकी प्रैक्टिस करना, देखिए इसको टाइम देना है, ऐसा लाइटली मत दो। एक आपको मैं कॉम्प्लेक्स आपके होमवर्क में दे रहा हूं, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, NiCO4। जरूर से करके लाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए, आने के पूरे चांसेस। अच्छा चार्जेस नहीं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इट्स पॉसिबल। और आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। वीबीडी हमारी फिनिश होती है, नेक्स्ट क्लास में हम CFT को देखते हैं।